Namaskar dear students, today we have taken up the 5th chapter named The Ailing Planet, Green Movement's Role, written by Naini Palkhiwala. Actually this is an article written in the Indian Express on 24th November 1994 by Naini Palkhiwala, and in this article he has raised many issues, and these issues are about the declining health of the earth. They still have their relevance today, even in the present time. That's why this article has been taken in our chapter. Now let's start this chapter. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. One cannot recall means a person cannot recall any moment in world history. यदि हम वर्ल्ड हिस्ट्री को उठा के देखें तो किसी भी मोमेंट ने, कोई भी मोमेंट एक व्यक्ति को याद नहीं आएगी जिसने विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, जिसने जो पूरी मानव जाति है उसकी इमेजिनेशन को ग्रिप्ड मीन्स कॉट, पकड़ लिया हो, मीन्स अटैक कर लिया हो, मानव की कल्पना को या मानव के ध्यान को सो रैपिडली एंड सो कम्प्लीटली, इतनी पूर्णता के साथ एंड इतना तेज़ी के साथ एज द ग्रीन मूवमेंट, जितना कि ध्यान ग्रीन मूवमेंट ने खींचा है, विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, जिसकी शुरुआत लगभग एट द टाइम इट वॉज रिटन उससे लगभग 25 वर्ष पहले शुरू हुई थी. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी was founded in New Zealand, and since then the movement has not looked back. 1972 में the world's first nationwide green party, संसार की पहली राष्ट्रीय ग्रीन पार्टी की स्थापना की गई थी न्यूजीलैंड के अंदर, और तब से लेकर इस मोमेंट ने, इस आंदोलन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है. सो हम यहाँ पे जो नैरेटर है हमारा ग्रीन मूवमेंट की बात कर रहा है, और 1972 में जो फर्स्ट ग्रीन पार्टी एस्टैब्लिश होने के बाद न्यूजीलैंड में इस मूवमेंट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है. ग्रिप्ड, क्लच, होल्ड एंड ग्रीन मूवमेंट, इट इज़ अ मूवमेंट विच स्ट्रेसेस पीपल टू फॉलो एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. ये मूवमेंट स्ट्रेस करती है लोगों को कि वो फॉलो करें जो एनवायरनमेंट के अनुकूल प्रैक्टिसेस हैं, एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करें, उनको अबाइड बाय करें. We have shifted one hops irrevocably from the mechanistic view to holistic and ecological view of the world. We have shifted. Shifted means we have changed from one thing to other. तो हमने बदलाव किया है किसमें? वन हॉप्स, जो हमारी उम्मीद है, आशा है, उसमें इरिवोकेबली, अपनी उम्मीद में, अपनी अप्रोच में बदलाव किया है. इरिवोकेबली, इरिवोकेबली मीन्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन, वी कैन नॉट रिवर्स इट, मीन्स परमानेंटली. हम इसको वापस नहीं बदल सकते, वापस उसी जगह पर नहीं ले जा सकते, मीन्स इस उम्मीद को वापस अपनी पहली वाली उम्मीदों में नहीं चेंज कर सकते. फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, और हमारी अप्रोच क्या है ये? फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. हमारा जो पहले यांत्रिक दृष्टिकोण था, हम सिर्फ मेटलिस्टिक दृष्टिकोण था, मैकेनिस्टिक कहें तो, टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, जो आजकल बदल कर क्या हो गया हमारा? होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. अब हमने संसार का जो दृष्टिकोण है हमारा वो है होलिस्टिक. होलिस्टिक मीन्स जो कंप्लीट हो, ऑल राउंड, इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें इकोलॉजी को ध्यान में रखा जाए, मीन्स एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा जाए. अब हमारा जो दृष्टिकोण है वो यंत्रवत न होकर, यांत्रिक न होकर, वह शार्विक, वह पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण बन गया है संसार का. इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. It is a shift in human perceptions. Perceptions here, understanding. यह मानव की जो समझ है उसमें एक बदलाव है. As revolutionary, इतना क्रांतिकारी है, as that introduced by Copernicus,
जितना क्रांतिकारी कोपरनिकस ने किया था, ह्यूमन की परसेप्शन में चेंज किया था उन्होंने, क्या था वो, हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी, जिन्होंने 16वीं सदी में पूरी मानव जाति को ये सिखाया था, दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवोल्व अराउंड द सन, कि पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं ये रिवोल्ट अराउंड द सन, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं. अर्लियर इट वाज बिलीव्ड दैट द सन एंड अदर प्लैनेट्स रिवोल्ट अराउंड द अर्थ, मीन्स ये सारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते थे, ऐसा समझा जाता था. बट दिस बिलीफ was changed by Copernicus when he taught the mankind in the 16th century that the earth and other planets revolved around the sun. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. पहली बार ये हुआ in human history, means मानव इतिहास में, there is a growing worldwide consciousness, एक worldwide means पूरे विश्व में एक consciousness फैली है, एक अवेकनिंग फैली है, दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी को में ये विवेक आ गया है कि पृथ्वी अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जैविक संरचना है. एंड इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, और ये इतनी बड़ी इकाई है जिसके हम तो केवल हिस्से हैं. वी आर जस्ट पार्ट्स ऑफ इट, हम इसके केवल पुर्जे हैं. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. It has its own metabolic needs. इसकी खुद की कुछ मेटाबॉलिक्स ज़रूरतें हैं. मेटाबॉलिक्स ज़रूरतें जो चेंजेस लेके आती हैं, which are required to cause the digestion of food and other things. तो इसको अपने डाइजेस्ट करने के लिए कुछ इसकी ज़रूरतें हैं. एंड वाइटल प्रोसेसेस, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, जिनको हमें रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है और जिनको हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है. मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट enables them to have a chemical process that causes food to be used for growth and energy. मेटाबॉलिक नीड्स वो होती है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये इतना योग्य बनाती है कि वो केमिकल प्रोसेस कर सके, मीन्स भोजन को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, जिस एनर्जी को ग्रोथ एंड अदर रिपेयरिंग में प्रयोग में लाया जा सके. इट इज़ दैट. सो हमारी अर्थ की भी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं और कुछ वाइटल प्रोसेसेस हैं जिनको हमें रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है एंड प्रिजर्व करने की ज़रूरत है. Irrevocably in a way that cannot be changed or reversed. Holistic and ecological view. Holistic, I told you that it is all-round view, and ecological view means relating to the environment. Revolutionary, evolving a complete change, and metabolic needs we have already discussed. Now move to the next paragraph. The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. जो अर्थ के वाइटल जो इम्पोर्टेंट साइंस हैं, मीन संकेत हैं, रिवील वो ये बताते हैं, दे टेल अस ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, कि एक मरीज है उसकी स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है. मीन्स द अर्थ इज इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. अर्थ इटसेल्फ इज ए पेशेंट एंड इट्स हेल्थ इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. We have begun to realize, और आजकल हमें ये एहसास होना भी शुरू हो गया है, और ethical obligations कि हमारी कुछ responsibilities हैं. Ethical means here जो कि एक नैतिक, you can say, जो कुछ ethics बनते हैं, कुछ moral ऑब्लिगेशंस बनती हैं एक प्रोफेशन के प्रति या जिस फील्ड में आप वर्क करते हो उसके प्रति. मीन्स कहा जाता है कि एक शॉपकीपर का भी कुछ एथिक्स होते हैं कि उसको जो कस्टमर्स है उससे ऑनेस्टली डील करना चाहिए. सो एथिकल इज मीन्स व्हेन समवन इज रिक्वायर्ड टू डू समथिंग बेस्ड ऑन ए राइट स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स, जो सही नियम है, जो जिस पे जो बने हुए हैं उसके आधार पे किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो वैसा ही आचरण करे.
टू बी गुड स्टीवार्ड्स, तो हमारे कुछ एथिकल ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? टू बी गुड स्टीवार्ड्स कि हम अच्छे मैनेजर्स बने इस ग्रह के, इस अर्थ के, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस, और रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टेड पीपल बने जो इस लेगेसी को, इस जो प्रॉपर्टी हमें मिली है, जो इनहेरिटेंस हमें जो मिली है, इसको हम फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली पीढ़ी को एज इट इज़ सौंप दें, हैंड ओवर कर दें. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. जो कंसेप्ट है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स वो डेवलपमेंट जो जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाला, दैट कैन बी मेंटेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास. द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987. यह विचारधारा काफ़ी पॉपुलर हुई थी 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. किसके द्वारा की गई थी? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा इस कंसेप्ट को काफ़ी पॉपुलराइज किया गया था. इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स. इन इट्स रिपोर्ट, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये डिफाइन किया था, ये परिभाषित किया था, ये विचार दैट एज डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट. क्या विचार है? ये जो विकास है, जो मीट्स द नीड्स, जो दैट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जो वर्तमान की ज़रूरतों को फुलफिल करता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना समझौता किए, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, जो हमारी कमिंग जनरेशंस हैं उनकी जो योग्यता है कि वे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे आने वाले समय में, उनके समय में, उनकी उस योग्यता से बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, बिना समझौता किए, ऐसा विकास होना चाहिए जो वर्तमान की ज़रूरतों को भी पूरा करे और आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी पूरा करने के योग्य छोड़ दे इस अर्थ को. विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड. विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, बिना स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसार है इन संसाधनों का, इसको बिना पूरी तरह से ख़त्म किए. स्ट्रिपिंग होता है ऐसा दोहन जिसमें बिल्कुल हम उनको फिनिश कर देते हैं. विदाउट फिनिशिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, जो आने वाली पीढ़ी को ज़रूरत होगी. Ethical obligations, when someone is required to do something based on a righteous standard of rules. Stewards, manage or to look, stewards here, manager, sustainable development, economic development without depletion of natural resources. In the Jew at Lusaka Jamia, there is a case. In Jew at Lusaka Jamia, there is a case where the notice reads the world's most dangerous animal. Inside the case there is no animal but a mirror where you see yourself. In the Jew at Lusaka Jamia, there is a case, एक जिसमें जो एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जू है, चिड़ियाघर है लुसाका जामिया में, और वहाँ पर एक केज है, पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड्स, जिसके ऊपर एक नोटिस है, नोटिस हैज बीन पुट ऑन दैट एंड द नोटिस रीड्स, और नोटिस पर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, इस वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एनिमल. मीन्स हम बेसिकली इससे क्या समझेंगे? मीन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इज इनसाइड द केज, इस केज के अंदर संसार का सबसे खतरनाक जानवर है. इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, और उस केज के अंदर व्हेन वन सीज, जब कोई देखता है तो ही फाइंड्स नो एनिमल, कोई एनिमल नहीं मिलता उसे, बट ए मिरर, लेकिन एक मिरर मिलता है, एक दर्पण मिलता है, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ आप अपने आप की शक्ल देखोगे, यू विल सी योर सेल्फ इन दैट मिरर. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. Thanks
और नरेटर कह रहा है थैंक्स टू द एफर्ट्स, धन्यवाद देते हम उन प्रयासों को ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज, जो बहुत सी एजेंसियों ने भिन्न भिन्न देशों में किए हैं। ए न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डाउन्ड, और एक नई जागरूकता फैली है, नाउ डाउन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब एक नई जागरूकता शुरू हुई है किसके ऊपर? जो सबसे खतरनाक एनिमल है इस संसार का, उसके बारे में एक नई जागरूकता अब शुरू हुई है। ही हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। अब मानव को ये एहसास हो गया है कि भलाई किस में है, बुद्धिमत्ता किस में है? विजडम ऑफ शिफ्टिंग की बुद्धिमत्ता इसमें है कि वो बदल ले फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, वो शिफ्ट कर ले अपने सिस्टम को जो कि डोमिनेशन पर आधारित था, प्रभुत्व पर आधारित था, ताकत पर आधारित था, टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, और उसे बदलकर अब साझेदारी पर आधारित जो सिस्टम है उसको अपना ले। मीन्स वी आर हेयर पार्टनर विद अदर एनिमल बींग्स एंड बर्ड बींग्स। जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके साथ हम यहाँ पे पार्टनर्स हैं इस पृथ्वी पर। वी आर नॉट मास्टर ऑफ दिस अर्थ, वी आर नॉट ऑनर ऑफ दिस अर्थ, बट वी आर पार्टनर हेयर। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. और वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है, क्लासिफाइड किया है अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज की, लगभग 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज जो सजीव प्रजातियां हैं वो रह रही हैं विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ। मीन्स मानव के साथ साथ यहाँ पे 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज भी रह रही हैं इस अर्थ पर। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज। एस्टिमेट्स जो अनुमान हैं वेरी वाइडली, वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं, काफ़ी हद तक, काफ़ी सीमा तक भिन्न भिन्न हो जाते हैं, मीन्स बदल जाते हैं। एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, जहाँ तक बात है कि अब भी अनकैटलॉग्ड, जिनको क्लासीफाई नहीं किया गया है, जिन सजीव प्रजातियों को अब भी क्लासीफाई नहीं किया गया, जिनका अब भी वर्गीकरण नहीं किया गया है, तो उनके बारे में जो अनुमान लगाए जाते हैं कि अब भी कितनी अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज होंगी, उनके बारे में अनुमान है वो काफ़ी बदल जाते हैं। Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो जैव वैज्ञानिक हैं, रेकन वो ये अनुमान लगाते हैं, they estimate that about 3 to 100 की 3 से लेकर 100 मिलियन दूसरी जो सजीव प्रजातियां हैं वो अब भी languish unnamed, they are growing weak feeble, वे अब भी कमज़ोर हो रही हैं, unnamed बिना नाम के, in ignominious darkness means here वे अब भी अज्ञानता की वजह से, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसकी वजह से अब भी उनका जो अस्तित्व है वो कमज़ोर पड़ रहा है। languish, lose or lack of vitality of a person or plant or animal means here growing weak, वे अब कमज़ोर होती जा रही हैं अज्ञानता में। अब भी मीन्स वो प्रजातियां हैं लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त हो रही हैं, नॉलेज न होने की वजह से वो लुप्त हो रही हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट paragraph. One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its members. One of the early international commissions, जो शुरुआती इंटरनेशनल कमीशंस बने थे, उनमें से एक जो कमीशन बना था, आयोग बना था, which dealt inter alia with the question of ecology, जिसने दूसरे विषयों के साथ साथ, inter alia means among other things, दूसरे चीज़ों के साथ साथ जो क्वेश्चन था इकोलॉजी का, अपनी पारिस्थितिकी का, एंड एनवायरनमेंट और पर्यावरण का, उसको भी लिया था, was the Brandt Commission, उसको भी
डील किया था उसके साथ भी, मीन्स दे टुक अप द इशू, द मैटर. इट वॉज द ब्रांड कमीशन. ऐसा वो कमीशन जो था एक ब्रांड कमीशन था, विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स, जिसमें एक भारतीय भी, जिसमें एक डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, जिसमें एक फेमस इंडियन भी इसका सदस्य था, मिस्टर LK झा. द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन. इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी, ब्रांड रिपोर्ट, इसने एक पर्सन उठाया था, Are we to leave our successors a coast planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? क्या इसमें जो क्वेश्चन उठाया था, Are we to leave, क्या हमें छोड़कर जाना है our successors, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए, इस coast planet of advancing deserts, एक झुलसता हुआ, एक झुलसा हुआ ग्रह ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, जिसमें डेजर्ट्स बढ़ रहे हों, रेगिस्तान बढ़ रहे हों. इम्पोरिश लैंडस्केप्स, जो लैंडस्केप्स है वो काफ़ी ख़राब हो गई हो, मीन्स पुअर लैंडस्केप्स, लैंडस्केप्स विद पुअर हेल्थ. एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और जिसका पर्यावरण भी क्या हो, पुअर हेल्थ में हो. क्या हमें इस तरह की लेगेसी छोड़ के जानी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए? No, the answer is no. Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forest, grasslands and croplands. Mr. Lester R. Brown ने अपनी एक बुक है, thoughtful book, बहुत ही विचारशील पुस्तक, and its name is The Global Economic Prospect, points out, he mentioned in that book that the Earth's principal biological systems are four. कि पृथ्वी के जो principles means important biological systems, जो mainly biological systems हैं वो four हैं, चार हैं, and they are fisheries, forest, grasslands and croplands. Fisheries वो मत्स्य क्षेत्र हैं, forest वन है, grasslands घास के मैदान हैं, and croplands और फसल क्षेत्र है. And they form the foundation of the global economic system. और ये जो हमारी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, ये उसकी आधारशिला रखते हैं. They form the foundation. They work as the basis. They work as the foundation or the base of the global economic system. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. In addition to supplying our food, कि पहली बात तो ये है, they supply our food, कि वे हमें भोजन की आपूर्ति करते हैं. They fulfill our need of food. But apart from it, these four systems also provide virtually all the raw materials for industry. ये इंडस्ट्री के लिए जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो भी कच्चा पदार्थ होता है इनके लिए, वो भी प्रदान करते हैं. एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स, सिवाय के कुछ मिनरल्स नहीं दे पाते ये, एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स, और जो पेट्रोलियम से निकाल के जो सिंथेटिक्स बनाए जाते हैं, कुछ आर्टिफिशियल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, उनको छोड़कर ये बाकी सारी चीज़ें हमें प्रदान करते हैं. मीन्स बाकी सारी जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्री को भी प्रदान करते हैं, हमें भोजन प्रदान करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स. In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. और जो बड़े क्षेत्र हैं, संसार के बड़े क्षेत्रों में, ह्यूमन क्लेम्स, जो मानव का दावा है ऑन दीज सिस्टम्स, इन प्रणालियों पर, इन सिस्टम्स पर, आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, वो एक अनसस्टेनेबल लेवल तक जा चुका है. अनसस्टेनेबल दैट कैन नॉट बी मेंटेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर सकते. मीन्स हमारे जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं वी विल हैव टू विड्रा आवरसेल्व्स फ्रॉम देम, अपने आप को पीछे खींचना पड़ेगा हमें. ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड. अनसस्टेनेबल लेवल क्या होता है? एक वो पॉइंट जहाँ पे इन सिस्टम्स की जो प्रोडक्टिविटी है इज बीइंग इम्पेयर्ड, उसको डैमेज किया जा रहा है.
हम उसको क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, उसको क्षति पहुंचा रहे हैं, जहाँ से इनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, कम हो जाती है, गेट्स रिड्यूस्ड. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate. जब ऐसा होता है तो मत्स्य क्षेत्र है कोलैप्स, वो ढह जाता है, फॉरेस्ट वो गायब होने लग जाते हैं, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बेरन वेस्टलैंड्स, घास के जो मैदान हैं वो इनफर्टाइल वेस्टलैंड्स बन जाते हैं, अनुपजाऊ क्षेत्र बन जाते हैं, बेकार की भूमि बन जाती है. एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, और जो फसल क्षेत्र है उसमें कमी आने लगती है. इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे. ये जो इन ए प्रोटीन कॉन्शियस, प्रोटीन के प्रति सभी लोग सचेत हो गए हैं, दैट दे नीड प्रोटीन टू बिल्ड देयर बॉडी एंड टू रिपेयर द सेल्स इन देयर बॉडी. दे नीड प्रोटीन इन देयर फूड एवरी डे. A good quantity of protein is required in our meal to maintain and repair our body, and protein hungry world. इसलिए संसार जो है प्रोटीन का भूखा है. तो इस प्रोटीन के प्रति सचेत और प्रोटीन के प्रति जो भूखा संसार है, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे. वे इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रतिदिन ओवर फिशिंग करते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा मछलियाँ निकालते हैं, कैच करते हैं. इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग. जो गरीब देश हैं उनमें स्थानीय जो वन होते हैं आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग. उनको क्षति पहुंचाई जा रही है, उनकी संख्या को कम किया जा रहा है. दे आर बीइंग रिड्यूस्ड इन नंबर इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, ताकि जो पकाने के लिए ईंधन मिल सके, ईंधन वाली लकड़ी मिल सके. इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट. और कुछ जगहों पर तो फायरवुड जो ईंधन है, लकड़ी का जो ईंधन है, हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, वो इतना महंगा हो गया है. व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट. व्हाट गोज अंडर द पॉट, जो पॉट के नीचे, मीन्स जो जलाने में प्रयोग किया जाता है, जो ईंधन प्रयोग किया जाता है बर्तन के नीचे, खाना बनाने वाले बर्तन के नीचे, उसकी कीमत पॉट के अंदर बनने वाले खाने से कहीं ज़्यादा होती है. इनसाइड द ट्रॉपिकल, सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डॉक्टर मेयर के शब्दों में कहें तो क्योंकि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो वन हैं, वो पावर हाउस हैं ऑफ इवोल्यूशन, वे सोर्स हैं विकास का. पावर हाउस, वे ऊर्जा का स्रोत हैं विकास के लिए. एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ इज एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. और इन वनों के विनाश की वजह से परिणाम ये है कि बहुत सी जो प्रजातियां हैं, सजीव प्रजातियां हैं, वो लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं. दे हैव गॉन टू द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. दे विल नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा. सो टिल हियर स्टूडेंट्स, यू विल टेक a reading of the chapter and watch the video again and again unless until you get the meaning of it completely. You get